से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के हमारे इस व्याख्यान नागरिक और न्यायपालिका के मुख्य वक्ता है सम्माननीय श्री अशोक अग्रवाल जी। सर, आपकी अनुमति हो तो हम प्रारंभ करें। बिल्कुल करिए आप, बिल्कुल। नई दिशाएं जो है ये घुमंतू समुदायों के ज्ञान और उसकी संस्कृति को विश्व पटल पर लाने का एक प्रयास है और इसी उद्देश्य से 2018 में श्री प्रशांत भूषण और श्री सम्मान्य अशोक अग्रवाल जी, डॉक्टर मल्लिका साराभाई और विपुल मुदगल की उपस्थिति में इसकी नींव रखी गई थी। और यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि नई दिशाएं कोई एनजीओ नहीं है। ये एक प्रयास है कि हम घुमंतू समुदाय को किस प्रकार से सुविधा प्रदान कर सकते हैं या उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास तो नहीं, लेकिन किस प्रकार से उन्हें सुविधाएं दे सकते हैं या हम उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सचेत कर सकते हैं। इस नई दिशाएं जो संस्था है इसके सलाहकार और सहयोगी के रूप में आप सम्माननीय श्री अशोक अग्रवाल जी, प्रोफेसर शेखर पाठक जी, प्रोफेसर गणेश देवी जी, प्रोफेसर रामचंद्र गुहा जी, सोपान जोशी जी और जाने माने मानव शास्त्री श्री विलियम सैक्स हैं। और इसके संयोजन का जो कार्यभार है वो अश्विनी शर्मा का है और अश्विनी शर्मा ही इस नई दिशाएं के संस्थापक सदस्य हैं। आज के इस व्याख्यान माला के हमारे प्रमुख वक्ता सम्माननीय श्री अशोक अग्रवाल जी हैं, जो उच्चतम न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उच्चतम न्यायालय में ले जाने का प्रयास आपके द्वारा किया जाता है। और केवल ले जाने का प्रयास ही नहीं किया जाता है बल्कि उसका समाधान खोजने का भी भरसक प्रयत्न आपके द्वारा किया जाता है। आप जाने माने अधिवक्ता हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है नागरिक और न्यायपालिका। किसी भी जनतंत्र का जो मुख्य आधार स्तंभ होते हैं वो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका होती है। हम सभी जानते हैं कि न्यायपालिका की मदद से ही शासन और समाज जो है उसमें न्याय व्यवस्था कायम की जाती है। हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में जाना जाता है और संविधान के उद्देश्यों को पूर्ण करने में जो न्यायपालिका है इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बात यहाँ पर आती है कि एक जो व्यक्ति है उसे ये लगता है कि यदि मुझे अपने अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो वो अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय या किसी भी न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन एक सामान्य नागरिक जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने स्वार्थवश या अपनी सुविधाओं के लिए दूसरों के हितों की अनदेखी करते हैं और यदि हम ऐसा करते हैं तो अनजाने में ही हम न्यायपालिका के विरुद्ध कार्य कर जाते हैं। तो सामान्य जनों को जो नागरिक संहिता है या न्यायपालिका के जो नियमावली है उसकी जानकारी नहीं होती है। तो आज का जो हमारा व्याख्यान है खैर जो इस कार्यक्रम में कानून से जुड़े हुए विद्यार्थी और प्रोफेसर लोग जुड़े हुए हैं वो तो सब जानते होंगे, लेकिन जो सामान्य विद्यार्थी हैं, जो कानून के विद्यार्थी नहीं है, उनके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी साबित होगा, मुझे ऐसा लगता है। और मैं अश्विनी शर्मा को स्वागत उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ। अश्विनी शर्मा जी जो एक रिसर्च स्कॉलर है heidelberg यूनिवर्सिटी के और मैं व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ कि घुमंतू समुदायों के लिए जमीनी तौर पे जुड़कर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और कर रहे हैं। राजस्थान का चप्पा चप्पा इनके द्वारा खोजा गया है। तो जो विमुक्त और घुमंतू समुदाय हैं उनके उत्थान के लिए ही, इसके साथ ही जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर भी अश्विनी शर्मा बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, लिखते भी हैं। आमंत्रित है अश्विनी शर्मा जी। धन्यवाद टिकमनी जी। और छिंदवाड़ा से इस सारे कार्यक्रम को हमारे साथ इतनी बेहतर तरीके से आप उसको संभाल रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हमारे साथी, मित्र और सलाहकार श्री अशोक अग्रवाल जी हैं। और अशोक सर को आप केवल एक अधिवक्ता के रूप में या केवल एक बड़े नामचीन वकील के तौर पे, एडवोकेट जो हम बोलते हैं उसके तौर पे हम केवल उनको नहीं देख सकते हैं। उससे ज्यादा बड़ा जो उनका रोल है वो है कि जो
मानव अधिकार से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं, जी शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, या फिर उनके साथ तमाम बच्चों के पोषण से संबंधित मुद्दे हों, उन सभी मुद्दों को लेकर के पिछला जो मैंने उनको 8-10 साल से समझा, देखा है, जाना है, उनके साथ काम किया है, तो उनके साथ वो निरंतर उसमें लड़ते हैं, उनके मुद्दे को उठाते हैं। और दिल्ली के अंदर तो जैसे जो शिक्षा और स्वास्थ्य का जो आप देख रहे हैं, उसमें एक बड़ा योगदान अशोक सर का है। और अशोक सर, जैसा आपने बताया, नई दिशा की केवल स्थापना के अंतर्गत ही नहीं, हम रॉय डेनियल जी मौजूद हैं हमारे साथ में जी। अजमेर घुमंतू समाजों के साथ हमारी यात्रा हो, या पुष्कर हो, या जयपुर हो, अशोक अग्रवाल जी हमेशा उसके अंदर उपस्थित रहते हैं। और वैसे तो बहुत व्यस्त हैं, लेकिन परिवर्तन की चाह रखने वाले लोगों के लिए वो सहज उपलब्ध है। जहां तक बात न्यायपालिका की और शायद बीच में अशोक सर का लाइन चली गई थी शायद। हाँ, अभी जुड़ गए हैं अशोक सर दोबारा से। तो अशोक सर का जैसा मैं बता रहा था उसमें कि लगातार उनको कभी भी आप उनको इनवाइट करेंगे, अगर कुछ ऐसा विषय रहेगा तो अशोक सर का हमेशा साथ रहता है। हमने अजमेर के अंदर अशोक सर ने, हमने लाइट चली गई है आप हाँ, वहां पर यात्रा हो, हमारी जयपुर की यात्रा हो अशोक सर के साथ में, या तमाम अभी जैसलमेर और उदयपुर की यात्रा। और वो केवल एक यात्रा नहीं है, वो घूमने मात्र का नहीं है, उनके डेरों में जाना, उनके अधिकार के मुद्दे लेना, फिर उसके विषय के ऊपर उनसे संबंधित अथॉरिटी से बात करना, अगर उसको कोर्ट के जरिए आप उसका समाधान कर सकते हैं तो कोर्ट के जरिए उस बात को देखना। तो ये जो एक व्यक्ति का वो केवल एक एक्टिविज्म नहीं है, वो केवल एक एकेडमिक्स वर्क नहीं है, वो केवल एक आप उसको वो कई उससे कहीं बहुत ज्यादा आगे तक की वो बात है। उसमें आपकी इंसानियत का पक्ष, तमाम पक्ष उसके साथ में जुड़ जाते हैं। और चाहे प्रशांत सर का हो, या अशोक सर का हो, या विपुल मुद्गल जी का हो, सोपान भाई का हो, शेखर जी का हो, राम सर का हो, इन सभी लोगों के सहयोग से और मार्गदर्शन से और उनके साथ से ही हम इस नई दिशाएं जो एक कार्यक्रम है, इसको सहज तरीके से चला पा रहे हैं। और जैसा टिकमनी जी ने कहा, ये कोई एनजीओ नहीं है कि कोई केवल बस एक एनजीओ तौर पे चलाया, बस एक जस्ट एक ये मूवमेंट है कि आप उस नॉलेज को एक विश्व फलक पर कैसे लेकर के आएंगे, उस उनके ज्ञान को, उनकी जो वे ऑफ लाइफ है डिफरेंट की, नोमैड्स की, इससे संबंधित अपने जो न्यायिक यात्राएं हैं वो अशोक सर के साथ में अलग अलग जिलों में जाकर के उसको कंडक्ट करी। अभी मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों से या धीरे धीरे जैसे चलता जा रहा है कि न्यायपालिका का जो न्याय की अवधारणा है एक सीमित सी होती जा रही है, और उसको सीमित रहने में या उसको सीमित करने में, उसको फैलाने के लिए जो भूमिका होनी चाहिए थी नागरिकता की या नागरिकों की, वो भूमिका मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रुक गई। तो जो नागरिक एक तरफ हो गया और न्यायपालिका है वो दूसरी तरफ हो गई। जबकि न्यायपालिका को आपको उसकी भूमिका का, उसका उत्तरदायित्व को निश्चित करने के लिए आपको एक वाइब्रेंट सिटीजनशिप जिसको बोला जाता है, नागरिक की आवश्यकता आपको रहती है। तो हमने अशोक सर से बात करके इस विषय को रखा कि अगर हम कि कैसे न्यायपालिका के आप उत्तरदायित्व को कर सकते हैं, ग्राउंड के किस तरह के मुद्दे रहते हैं, और जो सतह के मुद्दे रहते हैं, तो जमीनी स्तर के जो मुद्दे रहते हैं, वो उच्चतम या उच्च न्यायालय के जो मुद्दे हैं उससे बहुत अलग रहते हैं। वो मुद्दे बहुत छोटे मुद्दे होते हैं जिनका समाधान वहां पर सतह से ही किया जा सकता है, उसी जमीनी स्तर से किया जा सकता है। तो उन्हीं सब बिंदुओं को देखते हुए अशोक सर को हमने आमंत्रित किया। अशोक सर से कुछ लाइव जो भी आपके सवाल जवाब होंगे, पहले सर से कुछ बातचीत करेंगे, उसके बाद में आपके सभी के जो विषय रहेंगे आप अपने सवाल सीधे अशोक सर से पूछेंगे, अशोक सर आपसे बात करेंगे। तो अशोक सर, आपका बहुत बहुत है आज के इस कार्यक्रम के अंदर। थैंक यू।
और जैसे जैसे सर उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपका जो काम का है वो एनर्जी होती जा रही है, और उसका जो प्रभाव है, सकारात्मकता है, वो भी लगातार निरंतर बढ़ती जा रही है सर उसके अंदर। अशोक सर, क्या आप सुन पा रहे हैं अभी हमें? हाँ, सुन रहा हूँ। तो सर हम बातचीत का यहीं से शुरुआत करेंगे कि एक तरफ जैसे जैसे हमने क्या किया कि पिछले अगर 75 वर्ष की हम यात्रा को देखें, खासकर हमारे लोकतंत्र की यात्रा में, और उसके अंदर भी उसका एक स्तंभ हम देखें, न्यायपालिका, जुडिशरी, तो इसके अंदर कानून तो लगातार बढ़ते चले गए। आप देखिए कि लगातार हर चीज के लिए कानून, इसके लिए कानून ले आओ, उसके लिए कानून ले आओ, तो कानून लगातार एक्सपेंड कर रहे हैं। लेकिन सर उसी के ही संदर्भ में जो न्याय है वो लगातार सिकुड़ रहा है। तो एक जो बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सर दिखाई दे रहा है पिछले 75 वर्ष का, तो सर हम बातचीत यही शुरू करेंगे कि आप ये बताएंगे सर ये ऐसा, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों पैदा हुआ? बल्कि होना तो ये चाहिए था, न्याय भी एक्सपेंड होना चाहिए था, वो क्यों किया सर? नहीं, देखिए, अगर मेरे ख्याल से एनालिसिस थोड़ा सा करते हैं ना, तो ये देखेंगे कि जो ब्रिटिश टाइम था, वो लोग बहुत ज्यादा कानून नहीं बनाते थे, लेकिन जो कानून बनाते थे उसको पूरा इम्प्लीमेंट करते थे। हमारे देश में ये है कि कानून बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत लिबरल है। तो जैसे आप कह रहे हैं, ढेर कानून है, मतलब कई ट्रक लोड कर सकते हो आप, उतने कानून है। लेकिन यहाँ कानून बनाने के समय ही उनको पता होता है कि इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है। तो या तो वो जज साहब की लाइब्रेरी के अंदर होता है या वकील साहब की लाइब्रेरी में होता है, तो उसका, तो इसलिए कानून तो बहुत है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। दूसरा ये कि जो नागरिक है ना, नागरिक दो जगह डिवाइड है, एक इंडिया और एक भारत। दो तरीके के नागरिक हैं यहाँ पर, है। इसीलिए देश भी जो है ना वो इंडिया और भारत बन गया है। अब पॉइंट ये है कि कोई लॉ अगर खास नागरिक के लिए है, इम्प्लीमेंट हो जाता है, लेकिन अगर आम आदमी के लिए जो कुछ बना है लॉ, वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि उसमें जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, जो इन्फोर्समेंट मशीनरीज होती हैं, उनका कोई इंटरेस्ट उधर होता नहीं है, तो वो लेफ्ट आउट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम ले लेते हैं ना, तो वो तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश के हित का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी अच्छी बात है कि अभी उसकी हालत उस हिसाब से नहीं बिगड़ी है, जबकि एप्रीहेंशन है कि अगर उसको संभाल के रख नहीं पाए तो उसकी भी धज्जियां उड़ जाएंगी और एक दूसरा तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन हमको दिखेगा। तो जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, वो प्रो पीपल है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो कानून बनाए हुए हैं, वो कानून जो है ना, वो टिल्ट करते हैं ताकतवर लोगों के लिए, रिच लोगों के लिए, और आम आदमी उसके अंदर कहीं गुम हो जाता है। तो अब जब कानून ही आपके इस तरीके के होंगे, बैड लॉज होंगे, तो कोर्ट्स भी तो उसी को लागू कर रही है ना, ये एक पार्ट है। तो हम कई बार बोलते हैं कि लॉ तो अच्छे हैं लेकिन एनफोर्समेंट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप बहुत गहराई से चीजों को एनालिसिस करेंगे, तो लॉ में ही खामियां हैं, लॉ ही कमजोर है, इसीलिए जैसा लॉ है वैसे ही वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का काम है लॉ को इंटरप्रेट करना, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या दूसरी कोर्ट, तो वो भी उसी को उसी तरीके से इंटरप्रेट करती है। और अभी हमने ये भी देखा है, क्योंकि कोई एक जैसी सिचुएशन नहीं है, काफी मतलब टाइम टू टाइम भी डिफरेंट हो जाती है। अब जैसे 70s और 80s का दौर था सुप्रीम कोर्ट का, और उससे पहले का जो दौर था, उसमें अगर हम लेबर लॉज को ले लेते हैं, खासकर वर्कर्स जो सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूट करते हैं नंबर के अंदर देश के अंदर, वर्कर, उनको हम बातों की ले लेते हैं, तो जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, तो स्लो एवोल्यूशनरी प्रोसेस से लेबर लॉज जो है ना प्रोग्रेस कर रहे हैं, स्लो। 70s और 80s में जब कृष्णा अय्यर, चिनिप्पा रेड्डी, डीए देसाई, भगवती, इन लोगों का जब दौर था, उस वक्त एकदम ये गेयर अप हुए। और उसके बाद जब 90s के बाद जब इकोनॉमिक पॉलिसीज, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गया, तो इसका ट्रेंड भी चेंज हो गया। तो अभी ये हालत है कि
बहुत सारे हमारे इंडस्ट्रियल सुख सर, क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? जी सर। हाँ सर, बीच में शायद साउंड चला गया था सर आपका। हाँ, अब आई आवाज? जी सर। हाँ, अब मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें डाटा है, मेरे कंप्यूटर में डाटा नहीं है, तो लाइट चली गई है तो मैं अपने से ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि बात तो जारी रहनी चाहिए। मुझे लगता अभी है सर लाइट हमारे यहाँ पे ही जाती है, सुप्रीम कोर्ट पे भी लाइट चली जाती है सर बीच अब देखो ना, तीसरी बार चली गई है। वेरी बैड। तो ये जो कोई बीच में बोल रहा है, अच्छा मोनू सूर्य, हमारे कानपुर से भी लोग जुड़े हैं इसके अंदर। जी सर। अभी एक जो है ना, एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक अगर हम जुडिशरी का देखते हैं, जुडिशरी का जनरल कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो आम आदमी है वो वोट देने के लिए तो ठीक है, वोट का काम है वोट देना। उसके बाद क्या होता है कि पूरा सिस्टम, क्योंकि ये जो स्टेट है, स्टेट में एग्जीक्यूटिव है, पार्लियामेंट है और जुडिशरी है, ये बेसिकली तीन ऑर्गन्स हैं। और अगर हम उसके बाहर अपने मीडिया के ले लेंगे तो मीडिया का चरित्र तो अब हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके का इंटरेस्टिंग करेक्टर है। तो ये जो स्टेट करेक्टर होता है ना, ये स्टेट करेक्टर ये देखने को मिला और एक्सपीरियंस भी हुआ। मतलब मैं सिर्फ ये थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा, जो हम लोगों को पिछले 70 साल के अंदर अनुभव हुआ है वो यही हुआ है कि ये रिप्रेजेंट किसी को और करते हैं, या आम आदमी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये सारे के सारे मतलब प्राइमरीली जो है ना, ये जो है वो जो खास लोग हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं और उन्हीं के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। तो ये एक जनरल कैरेक्टर है, लेकिन इसमें काफी सारे ना एक्सेप्शंस हैं। काफी एक्सेप्शंस ये हैं कि समय समय पर जो जुडिशरी है या पार्लियामेंट है कुछ कुछ ऐसा करती रहती है कि जिससे लोगों को उम्मीदें बनने लग जाती हैं। अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान में 4 करोड़ से भी ज्यादा मुकदमे जो है ना पड़े हुए हैं, जिसमें कोई 50 साल 60 साल, अभी एक जजमेंट आया था, पता नहीं 118 साल के बाद एक केस में फैसला आया था अभी 2-4 दिन पहले। है तो मतलब ये हालत है। और इसमें कौन लोग हैं? इसमें अधिकतर लोग आम आदमी हैं। तो कोर्ट्स को जो है ना कोर्ट्स को बिजी रखते हैं रिच लोग अपने फायदे वाले केसेस के लिए। और आपने देखा है कि अगर किसी को रात को 12 बजे भी बेल चाहिए किसी उद्योगपति को या राजनीतिक लोगों में भी बड़े जो चेतना वाले लोग होते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों में भी बड़े चेतना वाले लोग होते हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी जो है ना एक्सेप्शंस हैं कि जुडिशरी में भी जो काफी सारे जज होते हैं वो एक, जबकि वो क्लास तो उनका करेक्टर वही है, लेकिन वो भी बिकॉज ऑफ देयर कॉन्शियसनेस वो आम आदमी के साथ खड़े दिखते हैं। और एक्चुअली में उन्हीं की वजह से ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ठीक चल नहीं रहा है। कि अगर ठीक चल रहा होता तो ये हालत नहीं होती देश की कि आज 70% से भी ज्यादा जो हमारी जनसंख्या है उसकी जो फैमिली इनकम है, अगर आप देखेंगे तो 6,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। अब 6,000 रुपया अगर महीने की आमदनी है उसकी, तो वो क्या खाएगा क्या पिएगा? अगर बीमार हो गया तो उसके पास कुछ अगर बचा भी है तो वो भी चला जाएगा उसका। है तो ये एक तरीके से मतलब जुडिशरी के अंदर कभी उम्मीद बनी रहती है। लेकिन इंटरेस्टिंग, जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है
कि देश में लोगों का जो ट्रस्ट है वो आज भी जुडिशरी में बहुत ज्यादा है? लेकिन जैसे उनके साथ मीडिया से धोखा होता है, ऐसे ही कोर्ट से भी रियली धोखा होता है। धोखा इस सेंस में होता है कि जब आम जनता की बात जनरली आती है, अनलेस कि उसके लिए आम जनता ने एक प्रेशर क्रिएट किया हो, क्योंकि वो एक, मैं आऊंगा पब्लिक ओपिनियन के ऊपर, कि पब्लिक ओपिनियन से तो सभी चलते हैं, उसमें जुडिशरी भी है। अब आपको पता है, जब अन्ना वाला जो आंदोलन चला था, तो पार्लियामेंट ने स्पेशल सेशन बुला के उसका जो है सेंस का रेजोल्यूशन पास किया, क्योंकि वो एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट हो गई। तो एक्चुअली में, लेकिन पब्लिक ओपिनियन यहाँ पे परमानेंट नहीं है। पब्लिक ओपिनियन यहाँ पर जो है वो ज्यादा जो मीडिया घुमाता है और जो पॉलिटिशियंस घुमाते हैं, मंदिर मस्जिद इन इश्यूज पे सारा घूम जाता है। और आज भी देखो कहीं बनारस के वो जो मस्जिद को लेकर और दुनिया भर की, अब तो वहां हमला आपके कुतुब मीनार और ताजमहल के ऊपर भी शुरू हो गया है। तो सारा डाइवर्शन, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कोई इक्का दुक्का जजमेंट कोई आम जनता के लिए आ जाता है, उसको इतना फ्लेयर्ड करते हैं कि लगता है कि यहाँ पे ना सचमुच रामराज आ गया है, यहाँ पर सचमुच जो है एक प्रजातंत्र है ये रियल सेंस में, आम आदमी के लिए जुडिशरी है, सरकार भी आम आदमी के लिए है। लेकिन सच्चाई जो है ना वो बिल्कुल धरातल पे डिफरेंट है? लेकिन इसमें सबसे बुनियादी चीज जो मैं समझता हूँ और जो एब्सेंट है, आज ट्रेड यूनियन जो है ना वो पब्लिक ओपिनियन नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। अब आम आदमी, वो अलग बात है कि किसान आंदोलन ने एक मोमेंटम क्रिएट किया और उसका इम्पैक्ट हुआ कि सरकार को वो कानून वापस लेने पड़े, लेकिन ये चीज कोई जनरल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। अभी देखिए ना, किसान का जो आंदोलन था, उनके जो ग्रुप्स थे वो खुद ही टुकड़ों में चले गए। तो आम मुद्दों के ऊपर, आम लोगों के हक के अंदर, मजदूरों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, यहाँ पर कोई मतलब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है आंदोलन का और एक पब्लिक ओपिनियन का। तो अगर आप पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करते हैं किसी चीज के ऊपर, तो आपको, आपका जो है ना वो पार्लियामेंट भी आपके लिए खड़ा हो जाएगा, आपके लिए जुडिशरी भी खड़ी हो जाएगी, आपके लिए एग्जीक्यूटिव, लेकिन वो टोटली एब्सेंट है? भटका हुआ है, आम आदमी को इतना कंफ्यूज कर दिया है। वो कार्ल मार्क्स ने कहा ना कि ओपीएम इज ए क्या है, ओपीएम इन द सोसाइटी। तो इस टाइम तो लग रहा है कि सब जो है ना ओपीएम के दौर के अंदर जो है ना गुजर रहे हैं, उनको कुछ एहसास ही नहीं हो रहा कि उनके साथ हो क्या रहा है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो पब्लिक ओपिनियन बहुत ही, और आजकल जो मीडिया है वो किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है, जनता के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहा है आम आदमी के लिए, तो वो इतना भटकाव में वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा कि क्या सही है क्या गलत है? वो सोच रहा है कि अच्छे दिन आ जाएंगे, ऐसा उम्मीद हर एक आदमी को लग रही है। एक सर, जैसा आपने इसमें 2-3 बिंदुओं का जिक्र किया, एक तो बैकलॉग ऑफ केसेस की आपने बात की, एक पब्लिक ओपिनियन की इसके अंदर मुद्दों के जिक्र किया। इसमें एक सर जो बड़ा जो हमें दिखलाई पड़ रहा है, जो एक बड़ा सवाल जो इसके अंदर सर, एक कुछ तथ्य रहते हैं, फैक्ट रहते हैं, जिसके ऊपर आप केस फाइल कर दिया आपने कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर सर एक फैसला आता है, लेकिन उस फैसले से ये तय नहीं होता है कि उसके साथ जस्टिस हुआ, जो लोग गए थे वहां पर। तो सर जो फैसले का और जो जस्टिस का एक जो गैप आ गया है, अगर कोर्ट के अंदर आप देखेंगे और उन जजमेंट्स को भी सर आप अध्ययन करते हैं पूरा, उसमें कोई रिफ्लेक्शन ऐसी नहीं है सर, जो हायर जुडिशरी की अगर बात करें, या वही जो आप 70s के या 80s के कुछ जजेस के जजमेंट पढ़ते हैं, उसमें इतनी क्लासिक सर रिफ्लेक्शन रहता है उसके अंदर, एक एक लाइन इतनी काम की वो लिखते हैं। लेकिन सर एक ये प्रश्न नहीं हमारे सामने आ रहा है कि फैसला तो हो रहा है वहां जुडिशरी के अंदर, लेकिन उस फैसले में जस्टिस आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपकी किस्मत, एक सवाल होगा, आपकी किस्मत पे तय होगा सर। हाँ, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। और जनरली कोर्ट केस को हम कई मतलब से जेन्युइनली तो एक लॉटरी समझते हैं, और इसमें कई बार हमारे पास क्लाइंट आता है तो वो बोलता है जी क्या होगा, तो हम उसको बोलते हैं देखो ऐसा होता है कि ये जो मुकदमेबाजी है ना ऐसी है कि मुर्दा तो उठ के चल देता है और पहलवान जो है ना वो गिर जाता है। तो यहाँ कुछ पता नहीं है, आप उम्मीद
करो कि हमारा अच्छा ही होगा, लेकिन हम कह नहीं सकते हैं। कई बार पूछते हैं हमसे सवाल, अक्सर क्लाइंट पूछता है कि भाई ये बताइए कि कितने दिन में फैसला होगा। तो हम बोलते हैं ऐसा करो, आपके इर्द गिर्द कोई पंडित जी या मुल्ला जी हो तो ये बात तो वो बता सकते हैं, हमारे को तो कुछ कह नहीं सकते। हम तो गाड़ी में बैठ जाएंगे, देखते हैं इस उम्मीद से कि हम पहुंच जाएंगे, लेकिन ये नहीं बता सकते आपको कितने दिन में फैसला होगा, क्या होगा। तो ये बातें हैं। लेकिन ऐसा भी होता है, देखो इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि कई बार ना, मतलब कई बार जो लॉ है वो अच्छा लॉ है, मतलब, लेकिन उसका उसका यूज क्या होता है। अब जैसे आप ना देखिए 1971 के अंदर या 72 के अंदर इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट आया है कि महिलाओं को और जो महिला और आदमी की तनख्वाह के इक्वल पे मिलेगा सबको। वो बहुत बढ़िया लॉ था, लेकिन मैं समझता हूँ 1971 या 72 से आज हम 2022 में हो गए, मुझे लगता है हिंदुस्तान में 10 केस भी नहीं हुए उसके। हाँ 10 केस भी, और शायद हिंदुस्तान में अगर पहला केस डाला था तो मैंने 83 या 84 में पहला केस, मुझे लगता है कि सुपर बाजार की जो महिलाएं थी उनका केस, सबसे पहला केस मैंने हिंदुस्तान में डाला था। और फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और वो जीती वो, मतलब उसमें वो सुपर बाजार ने जब 1984 में पीस रेट वर्कर्स को रेगुलराइज करा, पीस रेट वर्कर्स थे पैकर्स, इसमें महिलाएं भी थी आदमी भी थे, उनको जब उन्होंने रेगुलराइज किया तो सारी महिलाओं को नीचे का स्केल दे दिया और आदमियों को ऊपर का स्केल दे दिया। और उसमें गलती से एक लेडी को मिस्टर कह के उन्होंने आदमियों की लिस्ट में डाल दिया और बाद में उनको पता लगा कि ये तो मिस्टर नहीं है, मिसिस है, उस लिस्ट से डिलीट करके उसको महिलाओं की लिस्ट में डाल दिया। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने, ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो थी उसके अंदर, वो उसने फेवर में दिया जजमेंट। अब आप देखिए अपीलेट अथॉरिटी जो थी, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं आ रही, हमारी ज्वाइंट लेबर कमिश्नर जो थी वो अपीलेट अथॉरिटी थी और केस था सुपर बाजार के खिलाफ। तो सुपर बाजार का जो जनरल मैनेजर था वो आईएएस ऑफिसर था, उसने उसको अप्रोच करके वो जजमेंट ही रिवर्स करा दिया। और उसके बाद फिर हम हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में जस्टिस लोकुर थे उस वक्त वहां पर, तो लोकुर ने वो फिर अपीलेट अथॉरिटी का जजमेंट रिवर्स करके कहा कि नहीं, महिलाओं को जो है ये इक्वल पे मिलना चाहिए। तो ये अब वो कितने साल गुजर गए उस बात को, है? तो ये इंटरेस्टिंग है। लेकिन पॉइंट ये है कि हम कोई केस करते हैं या कोई भी कोई केस करता है और वो अच्छा होता है तो वो एक तरीके से वायरस की तरह फैल जाना चाहिए और लोगों को आना चाहिए। अब देखिए ना, 7th पे कमीशन या 6th पे कमीशन का जो सैलरी है दिल्ली में और कुछ और स्टेट्स के अंदर जहां 7th पे कमीशन में देना पड़ता है, वहां पे प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं या एम्प्लॉइज होते हैं उनको वो मिलना चाहिए। अब आप ये देखिए कि दिल्ली का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, बाकी जगह छोड़ दो, टीचर्स आए ही नहीं, मेरे ख्याल मुश्किल से 2% भी टीचर्स ने अपने 7th पे कमीशन के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, 2% भी। और ये वो क्लास है जिसको हम कहते हैं पढ़ी लिखी क्लास है। तो यहाँ पे जो कचरा है ना, मतलब एक तरीके से कचरा हो जाता है कानून का, जहां जहां कुछ है भी वो भी कचरा हो जाता है, और जहां खराब कानून है उस कानून को अच्छा बनाने के लिए एक लड़ाई की जरूरत है, वो लड़ाई कोई नहीं लड़ता है। ये सोचते हैं अपने आप आ जाएगा, अपने आप कौन देगा आपको? क्या मालिक अपने आप किसी मजदूर की तनख्वाह बढ़ाएगा? कभी भी नहीं बढ़ाएगा। उसका जितना शोषण कर सकता है जितना उसका खून चूस सकता है वो चूसेगा। तो आप कहां से, तो जब तक आप बुलंद आवाज में नहीं करेंगे, और बुलंद आवाज यहाँ पे देश में तो दिन पे दिन जाती जा रही है। अब आप देखिए दिल्ली के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट है, और आज अभी कल ही एक नोटिफिकेशन हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि अनस्किल्ड वर्कर का जो सैलरी है, अनस्किल्ड वर्कर की जो वेजेस है वो 16,500 रुपए कुछ है, 16,000 अब 1 अप्रैल से 2022 से। अब आप देखिए यहाँ पर 60-65 लाख वर्कर है हमारे पास दिल्ली के अंदर है, 80-85% से भी ज्यादा वर्कर्स को है, महिलाओं को समझ लो 6,000 रुपए एवरेज मिलता है, आदमियों को 7,000 एवरेज मिलता है। ये 60 लाख वर्कर्स के साथ हो रहा है खुल्लम खुल्ला। तो कोई आवाज नहीं है। और उनसे अगर आप पूछेंगे
कि भाई तुम्हारा अपना बताओ, आपकी कंप्लेंट कर देगा, नहीं नहीं मेरे को तो नौकरी से निकाल देंगे। अभी जो कोविड हुआ, कोविड के टाइम फैक्ट्रियां बंद हो गई, उसके बाद जो वर्कर्स आए हैं उनको पौने पौने रेट्स पे जो है रखा हुआ उन्होंने, वो तनख्वाह भी नहीं दे रहे जो पहले देते थे। मिनिमम वेज तो छोड़ ही दो आप। तो ऐसे ऐसे में जो सरकार का रोल है, उनको प्रोसिक्यूशन करें, एक एक एम्प्लॉयर को प्रेशराइज करें, वो कोई मतलब नहीं है। तो उनको अल्लाह भरोसे ही, जनता को अल्लाह भरोसे ही छोड़ दिया सरकार ने। तो जुडिशरी को, कोर्ट में वो जाएगा नहीं वर्कर, क्योंकि जैसे ही उसने अपना नाम कहीं डिस्क्लोज किया तो आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से सारा पूरा सिस्टम जो है ना, मतलब आज जो हालात है हमारे देश की, गरीबी, बेरोजगारी, सब चीज आज हम कार में आ रहे थे, एक टैक्सी, एक मोटरसाइकिल पे दो लड़के पहले रॉन्ग साइड से आए, फिर क्रॉस करके हमारी रोड पर आए, और फिर एक बगल में मोटरसाइकिल पे जा रहा था बंदा, उसकी जेब में मोटरसाइकिल अपना मोबाइल मेरे सामने उसने पीछे जो बैठा हुआ था निकाल के चल दिया, स्नेचिंग कर दी है, और चला ले गया उसको मोटरसाइकिल में। और अभी मैं देख रहा था कि किसी ने रिपोर्ट लिखी है कि उसी बीच के अंदर कई सारे मोबाइल लोगों के जो है वो स्नेचिंग हुए हैं। मतलब तो मतलब क्या करेंगे आप, ऐसी जो मतलब जो व्यवस्था और जो स्थिति है आज देश की है, वो ऐसे ही थोड़ी है। उसके बहुत कंक्रीट रीजंस हैं, और उसका कंक्रीट रीजंस यही है कि आवाज, आम आदमी की आवाज को दबा दिया गया है, या उसमें आवाज ही खत्म हो गई है। जो जिनकी जिम्मेदारियां हैं वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते हैं। कोर्ट्स में अगर आप केस कर दें तो सालों तक पता भी नहीं लगेगा कहाँ गया आपका केस है। मुझे याद है एक केस था कोई लेबर कोर्ट का, 39 ईयर्स के बाद हाई कोर्ट का फैसला हुआ, और वो भी उन्होंने रिमांड कर दिया कि जाओ लेबर कोर्ट में दोबारा से एविडेंस दो, 39 ईयर्स के बाद है। वो अलग बात है कि वहां जाके वो फैसला हो गया, सेटलमेंट हो गया, वो अलग बात है। तो अभी एक और चीज देखो आप, मैं बताऊं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कोई चेंज नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप ही सो मोटो कहा किसी केस में, मतलब कोई केस के दौरान, कि साहब अभी तो हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन आ गया है, तो अब हमें जो इंडस्ट्रियल लॉ है उसको उस लाइट में इंटरप्रेट करना है। और उन्होंने एक रेफरेंस बना के उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को भेज दिया। अभी आया नहीं है वो, हियरिंग नहीं हुआ उसके अंदर, लेकिन आप देखिए माइंडसेट, पूरा माइंडसेट कहाँ काम कर रहा है। तो ऐसे में भी अगर आम आदमी अपनी आवाज नहीं उठाएगा और अपने हकों को नहीं समझेगा, उनके लिए लड़ने की बात नहीं करेगा, तो यहाँ तो पता नहीं बैड टू वर्स्ट सिचुएशन जो है ना होती नजर आ रही है। तो नागरिक जो भारत है उसकी तो बस दुर्गति नजर आ रही है। सर, जैसा आपने जिस सवाल का आपने जिक्र किया सर, इसमें ये मैं 2018-19 को आपको एक उदाहरण देता हूँ। 2018-19 में जो प्रशांत भूषण जी की संस्था है, कंपेनिंग फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड जुडिशियल रिफॉर्म, तो उसकी राजस्थान शाखा एक क्रिएट करी गई, और उस राजस्थान शाखा का पूरा कार्यभार मेरे ऊपर था कि जो जुडिशियल रिफॉर्म के लिए हमें काम करना है, तो जो जुडिशरी से जो लोग थे, जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, और जो यहाँ से एडवोकेट की जो फ्रेटर्निटी थी, मीडिया से जो लोग थे, तो मैंने कुछ एक समूह ऐसा बनाया, क्रिएट किया, और उस समूह के साथ जो बातचीत की, तो मैंने एक 5 पॉइंट एजेंडा बनाया था सर। और उस 5 पॉइंट एजेंडा ये था कि मेरा मानना ये था कि जब हम जुडिशियल रिफॉर्म की बात करते हैं तो हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, जबकि जैसा आपने बताया 4 करोड़ जो केसेस का, मुकदमों का आपने जिक्र किया, मैंने ये कहा कि 95% जो केसेस हैं, टोटल केसेस का, वो लोअर कोर्ट के अंदर है, जिले के स्तर तक है। और उसके अंदर लोग कौन है? वही मजदूर है, किसान है, महिलाएं हैं, और अधिकांश इसमें जो केस चल रहे हैं वो गवर्नमेंट मशीनरी के अगेंस्ट में चल रहे हैं, पुलिस को लेकर के, बिजली डिपार्टमेंट को लेकर के तमाम केसेस, सबसे ज्यादा तो सर बिजली डिपार्टमेंट के केसेस सामने, जो पानी से जुड़े हुए केस थे, पुलिस के बहुत ज्यादा केस थे उसके अंदर। तो हमने ये कहा कि भाई 5 पॉइंट एजेंडे में ये है कि आप जब बात करते हैं कि एक फिक्स ट्रायल आप करें, फिक्स ट्रायल से पहले आप एक, जैसे कि बात थी कि न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, कि जैसे पंचायतें चल रही हैं देश में 5.5 लाख,
आप 5 गांवों पे एक न्यायिक अधिकारी कर दे दीजिए और वो केवल गांवों में पंचायत स्तर पे देखेगा वो बात। क्योंकि अधिकांश लोगों के मुद्दे क्या थे सर, अगर आप मुद्दे देखेंगे, इसने मेरे नाले का पानी मेरे खेत की तरफ निकाल दिया, मेरी खेत को 3 फीट जगह पे कब्जा कर लिया, इसने मेरे घर की तरफ जंगला निकाल दिया। मतलब इस तरह के मुद्दे हैं जो ऑन द स्पॉट ठीक हो सकते हैं, वो मुद्दों का समाधान होता है। तीसरा हमने ये कहा कि भाई अधिकांश समय आप तो सर कोर्ट में देखते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट्स मांग लिया जज ने, अब वो उस डिपार्टमेंट में जाएगा, वहां से कलेक्ट करेगा। हमने ये कहा कि जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, सब ऑनलाइन कर दिया है, तो एक जुडिशरी से वहीं से ही कोर्ट से ही एक लेटर जाए संबंधित एजेंसी के पास, वो डॉक्यूमेंट सारा मांग ले, या पहले केस को एक बार लिख दे कि भाई इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत रहेगी, एविडेंस या जो भी चीजें, दोनों पार्टियों को बिठाए। तो ऐसे सर 5 बिंदु उसमें रखे थे कि आपके अधिकांश केस तो वहीं सोल्व हो जाएंगे। दूसरा एक जो सबसे बड़ा मुद्दा था सर उसमें एविडेंस को लेकर था कि कोई भी जाता है झूठी गवाही देके आ जाता है, फिक्स रहता है। अगर हमने कहा जब ये साबित हो जाता है कि इन्होंने झूठी गवाही दी है, अगर 5 लोगों को भी अगर जेल भेज दिया जाएगा तो छठी बार कोई झूठी गवाही के लिए नहीं जाएगा सर कोर्ट के अंदर। तो ऐसे सर कुछ ये बिंदु बनाए थे लोअर कोर्ट के अंदर। तो सर एक तो मुद्दा ये है कि सर जो जब हम न्यायिक सुधारों की बात करते हैं तो हम अक्सर उच्च न्यायपालिका की तरफ ही सर चले जाते हैं। लोअर कोर्ट में जैसा आपने बताया कि आम आदमी, जो गरीब मजदूर जो लोग हैं, वो तो बेचारा सालों तक वो कोर्ट में भटकता रहता है, वो हमारे एजेंडे का सर हिस्सा नहीं बन पाता है। ऐसा क्यों है सर? नहीं देखिए, मतलब अब दिक्कत ये है कि अगर एक मालिक खड़ा हुआ है, एक मालिक अपना केस लेके खड़ा हुआ है और एक मजदूर अपना केस लेके खड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के सारे वकील जो है ना वो मालिक की लाइन में चले जाएंगे, उसको एक भी नहीं मिलेगा। ये हार्ड रियलिटी है। तो जो आपको जो और इंटरेस्टिंग ये है कि आज अगर हम कंपोजिशन देखें लॉयर्स का, लाखों के अंदर है लॉयर्स आज हिंदुस्तान के अंदर, चप्पे चप्पे पे लॉयर्स मिल जाएंगे आपको। तो अगर हम कंपोजिशन देखें, एक टाइम ये था कि मतलब 95% से भी ज्यादा लोग बड़े बड़े रिच लोगों की फैमिली से होते थे लॉयर्स, 95% से भी ज्यादा। और अभी लगभग 85 या 90% से भी ज्यादा लोग कहां से हैं? मिडिल क्लास से, एग्रीकल्चर, खेती में काम करने वाले मजदूर के बच्चे। लेकिन जैसे ही वो वकील बन गए, उनका क्लास करेक्टर, मतलब अल्टीमेटली कहानी सारी क्लास करेक्टर पे चलती है, ओवरनाइट उनका क्लास करेक्टर बन जाता है और फिर वो उसी भाषा में बात करते हैं जैसे जेठमलानी बात करेगा या कोई और बात करेगा ना, हाई फाई के तरीके से। वही ख्वाब उनके दिमाग में हो जाते हैं रात ही रात के अंदर। तो वो कोई भी प्रोटेक्टर नहीं है ना, कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है। अब क्या करेगा एक गरीब आदमी, क्या करेगा? कुछ भी नहीं है। और फिर जिस तरीके से उसके साथ ब्लफ करते हैं, पुलिस का सारा डिपार्टमेंट, कैसे पुलिस खुद विटनेसेस को तोड़ती है, सबसे ज्यादा वही काम प्ले करती है झूठे मुकदमे बनाने में। अभी आप देखो ना, ये जो जजमेंट आया है सिद्धू वाला, ये पढ़ने लायक है। मैं सिद्धू के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मतलब ऐसा कुछ नहीं, उसके मेरी उसके साथ कोई फीलिंग है, लेकिन बट अगर उस जजमेंट को आप देखो तो वो खुद ये बता रहा है कि क्या होता क्या है इस देश के अंदर है। जुडिशरी भी किस तरीके से काम करती है, डॉक्टर्स जो पोस्टमार्टम कर रहे हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है। यहाँ सारा सिस्टम जो है ना, सारा सिस्टम रिच के साथ है। यहाँ पे उस गरीब आदमी के कुछ नहीं, गरीब का काम तो सिर्फ एक वोट देने वाला काम है, बस उसके लिए वो वहां तक है, उसके बाद कुछ नहीं है वो। तो ये जो फर्क है ना, जब तक लोग आएंगे नहीं, थोड़ा उनको मॉरल सपोर्ट नहीं देंगे। अब एक आम आदमी को उसके हक, पहले तो हक है या नहीं है पहली बात है। अगर कानून में कुछ हक भी है तो उसको क्या चाहिए? उसको 2 चीज चाहिए, एक तो अवेयरनेस चाहिए, दूसरा प्लेटफॉर्म चाहिए। तो अगर उसको अवेयरनेस हो गई, कई बार हम पूछते हैं देखो आपको मिनिमम वेज पता है, आपको कितना है? कह रहा साहब मिनिमम वेज तो पता है, लेकिन मिलेगा कैसे? कैसे मिलेगा? मिल ही नहीं सकता, इसलिए आप बेकार की बात कर रहे हो। तो प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म कोई देने को तैयार नहीं है। तो ये बिल्कुल एकदम अजीब सा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है? तो और लोग निकल के नहीं आते, लड़ने को तैयार नहीं होते, उनको सपोर्ट करने वाले लॉयर्स नहीं आते। तो ये सब इसीलिए ये स्थिति आम आदमी
और जो जुडिशरी है उसका जो है वो है। लेकिन इसमें ऐसा है, देखिए आज के अच्छे पार्ट्स भी हैं, हम आपको शेयर करेंगे। अगर हमने देखा कि बच्चों के एजुकेशन को लेकर जो कोर्ट्स में हम लोगों ने केसेस डाले और पिछले 25 साल में डाले, और सैकड़ों डाले, हमें खुद भी नहीं पता हमने कितने डाले, हर एंगल हर चीज उसके एरिया को टच किया हमने। और हमने ये देखा कि इन जनरल कोर्ट्स का जो एटीट्यूड था उन केसेस के प्रति बड़ा अच्छा था। मुझे तो खुद भी हैरानी भी होती है, क्योंकि जहां हम एक तरफ उनको क्लास करेक्टराइज करते हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यार ये तो बिल्कुल बच्चों की संख्या भी तो हिंदुस्तान में कम नहीं है ना, दुनिया में नहीं है। अगर किसी बच्चे के फेवर में वो जजमेंट देते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी क्लास है, करोड़ों की क्लास है वो है। तो वो वहां देखा हमने कि एजुकेशन बच्चों के लिए जो है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज हो, चाहे सिविल जज हो, चाहे हाई कोर्ट का जज हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, उसका एक एटीट्यूड डिफरेंट है। ऐसे ही हेल्थ को लेके भी हमने देखा, बहुत ज्यादा हेल्थ के प्रति हमने नहीं देखा जजिस को, लेकिन हमने हेल्थ के प्रति भी देखा कि जजिस को कहीं लगता है नहीं, इसका ये मिलना चाहिए, इसका इलाज मिलना चाहिए। अब अगर हेल्थ के राइट को हम लेते हैं तो वहां तो हिंदुस्तान में कहीं लॉ ही नहीं है उनको राइट टू पब्लिक हेल्थ। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट्स ही हैं जिनसे उनको थोड़ा सा मतलब राइट मिला है कि वो कोर्ट में चले जाएं, और उसमें भी क्योंकि अल्टीमेट लॉ नहीं है तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। जैसे एम्स के खिलाफ आप चले गए हैं और आपका उन्होंने जो है आपके नीज बदलने हैं उन्होंने, तो नीज का कहा साहब ये तो इक्विपमेंट आएंगे, क्या बोलते हैं, इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे बाजार से, उसके लिए तो हमारे पास पैसे नहीं है, तो ये ले आएगा तो हम कर देंगे। अब वो लाएगा कहां से, गरीब आदमी है, तो उसका तो इलाज हुआ नहीं, कोर्ट भी कहेगी साहब हम क्या कर सकते हैं। तो मतलब कोर्ट्स में प्लस माइनस चलता रहता है, और इसमें यही होता है कि जब कोई एक आधा इक्का दुक्का कहीं जनता के हक में ऑर्डर आ गया, उसको इतना फ्लेयर्ड कर देते हैं जैसे कि सबका कल्याण हो गया। सबका थोड़ी कल्याण हो गया, बाकी तो लटके ही हुए हैं। मैंने खुद देखा है हाई कोर्ट के अंदर, मैं आपको बताऊं, एक एप्लीकेशन लगाई किसी बंदे ने कि मैं जो है 80 साल का हूं, मेरी आप पिछले 15 साल से मेरा केस पेंडिंग है, आप प्लीज सुन लीजिए। तो जज साहब क्या बोलते हैं, आपके लीगल हेयर्स है ना? कहा हाँ जी लीगल हेयर्स है, फिर क्या चिंता करते हो, उनको बेनिफिट मिल जाएगा केस का, डिसमिस्ड। तो तो प्लस माइनस और मीठे खट्टे से टेस्ट है इसके। और लेकिन इन टोटलिटी ये है कि जो आम आदमी है ना, आम आदमी की कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, उसके साथ कोई खड़ा होना पसंद नहीं करता है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जो लॉयर्स हैं, इतनी बड़ी फेटर्निटी है ये, लीगल फेटर्निटी है, ये कहीं भी उसमें उत्साह नजर नहीं आता कि किसी गरीब, ऐसा नहीं है, अच्छे लोग हैं, काफी सारे अच्छे लोग हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाते हैं। और वो कितने, इतना बड़ी देश की जनसंख्या है, किसका क्या करेंगे। तो जो मतलब अल्टीमेटली वो आइसोलेट ही हो जाता है, मतलब ये होता है। जुडिशरी जो आम आदमी है और न्यायपालिका तो वहीं टिकी रहती है, आम आदमी सरक जाता है। सर इसके साथ जो एक बड़ा मुद्दा जो हमारे सामने आ रहा है कि जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसीज हैं, जैसे पुलिस है या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या और बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, असल में सर एक जो बड़ा मुद्दा, कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये यहाँ पर भी कोई सुधार नहीं है, जो पुलिस सुधार है या प्रशासनिक सुधार है या बाकी और संस्थाओं का सुधार है, वहां पर सुधार न होने की वजह से, क्योंकि अधिकांश जो केसेस है वो तो पुलिस उनके सामने, जज के सामने लाके पुटअप करती केस को, और जब वहीं सही सर वो गड़बड़ हो जाता है शुरुआत के अंदर ही, उसने केस ही को फर्जी बनाया, या जो सही केस है उसको गलत तथ्य पेश किए, या सही से उसकी जांच नहीं करी, जानबूझ करके उन तथ्यों को तरोड़ मरोड़ करके कोर्ट में ले जा करके पेश किया। तो एक सर ये भी बड़ा फैक्टर नहीं हो गया कि बाकी एजेंसियों की वजह से भी वो उनका एक जिसको बोलते हैं कि मिल गया है, कि उसका प्रभाव भी वो भी जुडिशरी के जजमेंट के जरिए ही सामने आएगा। नहीं, मैंने एक बार जज साहब को सुनते हुए देखा, कहते हुए सुना, उन्होंने कहा कि देखिए ये पुलिस वाले चाहे तो एक बार तो मेरे को भी अंदर कर सकते हैं,
बाद में अपनी जमानत में कराता रहूं चाहे, है। तो पुलिस हर सेंस में मतलब पावरफुल है। और हमने देखा है, अभी आपने देखा है कि जो बीजेपी लीडर को पकड़ लिया पंजाब पुलिस ने, और उसको अपने विश्वास को पकड़ लिया, विश्वास के ऊपर लांबा को दिल्ली में हरेस किया है। तो ये और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो कौन से जर्नलिस्ट को पकड़ लिया है। तो सारा मतलब ये सब एक्सपोज्ड है एक्चुअली में। इसमें कोई खास इन्वेस्टिगेशन या खास थीसिस लिखने की जरूरत नहीं है। ये सारा सिस्टम एक्सपोज्ड है। और एक बार जस्टिस ए एन मुल्ला थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने लिखा था पुलिस इज ए ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ गुंडास है। और वो आज भी वही है। तो आज भी वही है। तो क्या करोगे आप? मतलब क्वेश्चन यही है ना कि पूरा जब तक वही फिर क्रांति की बात आ जाती है ना घूम के, फिर रेवोल्यूशन की बात आती है कि आम आदमी जब रिवोल्ट होगा तब कुछ चीजें हो सकती है। रिवोल्ट कहेंगे जाए तो सर इसके अंदर एक बड़ा मुद्दा सर ये नागरिकहीनता, जिसका हमारा दूसरा पक्ष है इस बातचीत का, कि जो नागरिक है और जो उनका नागरिकता है, क्योंकि नागरिक तो केवल एक लीगल टर्म में होती है, लेकिन असल नागरिक तो मुझे लगता है वही है जब आप मुद्दों को उठाते हैं, उन लोगों के हितों की आवाज उठाते हैं, संस्थाओं का उत्तरदायित्व निश्चित करते हैं, उसके लिए लड़ते हैं, उनकी आवाज बुलंद करते हैं। वो जो सिटीजनरी है सर, नागरिकता है, आपको नहीं लगता कि वो नागरिकता एक अपने स्तर से नीचे चली गई है? दूसरा, अगर स्तर से नीचे है तो सर उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं? नहीं, देखिए, अच्छे लोग की कमी नहीं है, लेकिन अच्छे लोग ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं गुड फॉर नथिंग। मतलब अच्छे हैं लेकिन करेंगे कुछ नहीं। ऐसे लोगों की नंबर बहुत है देश के अंदर। हाँ। और वो कहते हैं देखिए हम तो कोई गलत काम कर नहीं रहे हैं। तो हम तो बहुत सही है मतलब। तो लेकिन आपके सही होने से तो कुछ नहीं है ना। आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आप उतने ही आपकी ना आवाज उठाना एक तरीके से समाज में नुकसान पहुंचा रहा है। तो वहां आवाज नहीं, तो वो जो और आम आदमी जिसको खाने की ही चिंता है और उसका डे पे डे जो है हर चीज रिड्यूस होती जा रही है। मेहनत बढ़ रही है, लेबर उसकी बढ़ रही है, काम के घंटे बढ़ रहे हैं। लेकिन उसकी आमदनी कम हो रही है, उसका खाना कम हो रहा है, उसके बच्चों की पढ़ाई, सेहत, रहने का वातावरण सब डाउन जा रहा है उसका। तो ये आपस में बड़ा मतलब सिचुएशन है ना। तो ऐसी स्थिति में यही है कि यही उम्मीद करते हैं कि लोग कभी उठेंगे। मतलब ऐसा देखिए ना, अभी हुआ क्या पिछले सालों के अंदर जो है वो रिप्रेशन बढ़ा है, हालत खराब। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, आज 70% लोग ना गरीबी के इर्द गिर्द ही है। मतलब 70% पॉपुलेशन है। हाँ, और वो मोदी जी की तरफ देखते रहते हैं कि कब वो राशन बांटेंगे, हैं उनको कब मिलने वाला है राशन। ये क्या है? ये खुद में दिखा रहा है हालत जो है। तो ये हालत मतलब और खराब हुई है। रिप्रेशन बढ़ा है, एक्सप्लॉइटेशन बढ़ा है, लेकिन उसके बाद भी कहीं निकल के कहीं आवाज नहीं आ रही है। और वो इसीलिए नहीं आ रही है जो हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि उनका जो डायरेक्शन है ना, आम आदमी का जो डायरेक्शन है वो मंदिर मस्जिद की तरफ, इन मुद्दों की तरफ घुसेड़ रख दिया है। तो वो अपने बेसिक इश्यूज को उनको समझ में ही नहीं आता। तो वो एक पूरे कंफ्यूज है, सभी कंफ्यूज है। मजदूरी नहीं, हम और आप भी कंफ्यूज है। दिन पे कई बार सोचते हैं कि यार पता नहीं ये सही है या ये गलत है। तो हर आदमी कंफ्यूज है। तो ऐसे वातावरण में फायदा होता है पावरफुल लोगों को या सरकार में लोगों को जो बैठे हुए हैं। गरीब आदमी कटता चला जाता है। तो ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि क्योंकि कोई इसका एंड तो होता है, रिप्रेशन का, एक्सप्लॉइटेशन का एक एंड तो होता है। अगर आप किसी को मारेंगे तो कहीं ना कहीं उसको भी गुस्सा आ जाएगा, कहीं आ सकता है, और वो फिर आपके ऊपर भी हमला कर सकता है। तो इसलिए आप ये मत सोचो कि आप अन्याय कर रहे हो तो आप करते ही जाओगे। कहीं ना कहीं उसका एक्शन रिएक्शन, न्यूटन लॉ जो है ना, एक्शन रिएक्शन वाला, वो काम करता है। तो आने वाले वक्त में तो होगा ही होगा, होगा ही होगा। और ये जो हम कह रहे हैं कि उसका फोन स्नैच करके ले गया, मोबाइल स्नैच करके ले गया, और या किसी के पर्स मार के ले गया, या चोरियां हुई, ये भी कहीं ना कहीं सोसाइटी का या अनरेस्ट को रिफ्लेक्ट करता है।
तो मुझे लगता है आने वाले, हम तो होपफुल हमें रहना ही पड़ेगा, क्योंकि हम और चारा नहीं है, होपफुल रहना ही पड़ेगा। और यही होप है कि आने वाले वक्त के अंदर लोग आवाज उठाएंगे। जब आवाज उठाएंगे तो सभी कुछ सुधरेगा, मतलब जुडिशरी भी सुधरेगी, मीडिया भी सुधरेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि सभी तो देश को मीडिया ही चला रहा है, और मीडिया किनके इशारों पे चला रहा है और किसने कैलकुलेशन से चला रहा है, ये सब कुछ है। अब देखिए कब कब नींद खुलती है हमारी, अभी तो हम सोए हुए हैं। सर आपने बहुत ही शानदार तरीके से वही सारे सवालों का इसमें, अब सर जो बाकी सभी साथी लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप एक एक आप अपना हैंड रेज करके आप अपने सवाल ले सकते हैं। अशोक सर आपके सवाल के लिए आपका जो भी मुद्दा हो, जो भी बात हो, जो भी आप सर से शेयर करें, सर से पूछना चाहें, सर से जानना चाहें, तो आप सभी लोगों का इसमें स्वागत है। आप अपना हैंड रेज करें और अपना सवाल आप सर से पूछें। सर नमस्कार। हाय रोहित जी, अपना सवाल पूछिए सर से। सर रोय डेनियल अपन अजमेर में गए, रोहित जी से मुलाकात हुई थी, आपको याद हो? अशोक अजमेर में रोहित डेनियल जी के साथ मीटिंग थी, अपन को साथ चले थे डेरों के अंदर। जी जी अशोक अग्रवाल सर नमस्कार। नमस्कार सर, छोटी सी एक सवाल गोमंतु समाज से जुड़े हुए मुझे पूछना था। गोमंतु समाज में अभी भी चाइल्ड मैरिज होता है, 15 और 18-19 साल के बीच में हर एक की शादी होता है, और उसके बाद शादी के बाद भी काफ़ी सारे पारिवारिक झगड़ा भी होता है, और एक दूसरे परिवार के बीच में, क्योंकि अज्ञानता भी बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखे भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा उनके बीच में पारिवारिक झगड़ा भी होता है। ये झगड़ा के बाद किसी न किसी विवाद के कारण वो कोर्ट में चले जाता है। उस कोर्ट में भी जमीन को बेच के केस लड़ाने वाला बहुत है, और इन गोमंतु समाज के ऐसे बातों में ये जो केस, छोटे छोटे जो केस चल रहा है पारिवारिक विवाह संबंधित, इन केसों में इनको किसी प्रकार से इनका जो खानदानी नुकसान हो रहा है, इनका आर्थिक नुकसान हो रहा है, उससे उनको बचाने के लिए और कोई तरीका है क्या सर? देखिए, जो लोग, जिन लोगों के अंदर झगड़े होते हैं, उसकी जो समाज है ना, वही उसको, उसकी प्रॉब्लम को कम कर सकता है। मतलब जिन लोगों को लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, जिन लोगों को लग रहा है कि उनके साथ परेशानियां हैं, आप दूसरा कोई बाहर से इंपोर्ट करके कोई आपको ना दवाई देने वाला नहीं है। उनको अपने अपने ही खुद उठना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा, और खुद उसका हल निकालना पड़ेगा। अगर वो करते हैं तो मुझे लगता है वो एक इलाज हो सकता है। लेकिन अगर आप सोचें कोर्ट्स हेल्प करेगी, पुलिस हेल्प करेगी, या कोई नेताजी हेल्प करेंगे, वो कुछ होने वाला नहीं है। वही आपका कहना है कि कुछ होता नहीं है, और उनकी हालत जो है बद से बदतर हो जाती है। तो अब जब बद से बदतर, इतनी बात समझ ले अगर कि उनकी हालत उन्हीं के वजह से होती है, तो वही अपने आप हल निकाले ना। मुझे और लग नहीं रहा, अगर वो, उनको खुद बैठ के बात करनी चाहिए, खुद चर्चा करनी चाहिए, कुछ हल निकालने चाहिए, वही एक रास्ता है। जी सर। सर मेरा एक सवाल था, जैसे कि आपने अभी कहा कि जो मीडिया है वो वर्तमान में समाज में बहुत हावी है, तो सर ये तो सर्वविदित है कि जब तक वोटों की राजनीति रहेगी तब तक ये हमारी समस्याएं हैं बहुत हद तक हल नहीं होने वाली है। लेकिन सर आने वाला समय सामान्य नागरिकों के लिए कैसा अच्छा, कुछ तो मुझे लगता है कि हमको आशा, किस आधार पे हम आशान्वित हो कि ये जो मीडिया है या वोटों की राजनीति है, ये सब मिलकर आम जनता के लिए सोचें। नहीं, आम जनता को खुद बैठ के, खुद व्यक्तियों को, जब तक उनका सोच ठीक नहीं होगा तब तक उनका एक्शन भी ठीक नहीं होगा ना। सोच अपने आप आता है ना, सोच तो अपने आप बात को समझते हैं, या मैं समझता हूं तो वो इसलिए समझता हूं कि मैं सोच रहा हूं। मैं मतलब व्हाइट और ब्लैक को एक डिस्टिंक्शन करके देखने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो वो को कोशिश ही नहीं करते ना, तो अंधभक्त की भीड़ चल पड़ी है, जो सुनने को तैयार नहीं है, जो समझने को तैयार नहीं है, तो उसका क्या करोगे आप? तो जो इसका इलाज यही है कि लोग अपने आप जो है चीजों को समझने की कोशिश करें, डिस्टिंक्शन करें, क्लैरिटी रखें, ट्रैप ना हो,
तो चलेगा, लेकिन अभी तो कुछ लग नहीं रहा। और आने वाले वक्त अपने आप ऐसा होता है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो अपने आप वॉल्केनो वो होगा, अपने आप होगा, ये तो होगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता। कि वो टाइम क्या होगा वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये फूटेगा, बम जी पक्का सर, फूटेगा। ये तो हमने देखा है कि हमारे यहाँ जो भेड़ चाल वाली स्थिति बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक सामान्य नागरिक यदि है, उसे सामान्य आचार संहिता जो भी है वो उसका ज्ञान नहीं है। तो जो जैसे प्राइमरी एजुकेशन है या हायर सेकेंडरी तक का जो एजुकेशन है, वहां पर सभी विषय पढ़ाए जाते हैं, भाषा है, साहित्य है, संस्कृति, विज्ञान, गणित, लेकिन मुझे लगता है कि विधि के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। तो जो व्यक्ति लॉ पढ़ेगा वही उसका ज्ञान प्राप्त करेगा। लेकिन ऐसा नहीं क्या है। आपको नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि भाई सामान्य जो नियमावली है वो लोगों को कुछ एक पाठ्यक्रम से प्राप्त हो सके करके? मैडम ऐसा कुछ नहीं है, कॉमन सेंस जो है ना वो सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ नॉलेज है, कॉमन सेंस। और जब आप जी कॉमन जी सेंस, और कॉमन सेंस के लिए कोई जरूरी नहीं है आपको स्कूल में जाने की जरूरत है, कॉलेज में जाने की जरूरत है। कॉमन सेंस समझता है आदमी कि ये नमक है तो इसका टेस्ट अलग है, मीठा है तो अलग बहता है, तो वो कॉमन सेंस ही यहाँ पे गुम हो रही है, तो क्या करोगे आप? और कॉमन लॉ, सब चीजें जो है ना कॉमन सेंस पे बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो अगर व्यक्ति कॉमन सेंस का ही इस्तेमाल कर ले, मैं समझता हूँ कि वो काफी परफेक्ट हो सकता है। और उसको कोई ऐसा नहीं है कि वहां पे मॉरल एजुकेशन आप देंगे स्कूल के अंदर है। अभी तो स्कूल में एजुकेशन क्या है, प्राइवेट स्कूल में जो एजुकेशन बच्चों को मिलती है वो खुद में बड़ा सवालिया निशान है उसके ऊपर है। और गवर्नमेंट स्कूल में आप जानते हैं क्या हालत हो रही है जी क्या पर देश के अंदर बढ़ता जा रहा है। और आपको बताऊं हिंदुस्तान के जो गवर्नमेंट स्कूल है, 50% से ज्यादा बच्चे आते ही नहीं है स्कूल में जो एनरोल्ड है। और जितने बच्चे एनरोल्ड हैं 22-23 करोड़, उतने ही बाहर हैं जी सिस्टम, स्कूल के सिस्टम से। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं। और तो स्कूल में चला भी जाए तो उसको क्या एजुकेशन मिलेगी है। अब जो प्राइवेट स्कूल्स में है, जिन जो अंधभक्त के बच्चे हैं, वो वही बातें करती हैं जो उनके माता पिता करते हैं। तो क्या वो प्राइवेट स्कूल में जाके भी वो कौन सी बढ़िया चीज सीख लेते हैं? तो ये सब चीज डिपेंड करती है। तो एक वातावरण, समाज में एक वातावरण बनाने की जरूरत है। वो वातावरण जिधर चल पड़ेगा उधर ही भेड़ चाल चल पड़ेगी है। अभी आपके श्रीलंका में क्या हो रहा है, वो भी भेड़ चाल चल रही है इस टाइम उल्टी चल पड़ी है। 2 साल के अंदर ही गाड़ी उल्टी चल पड़ी है। तो कुछ कुछ यहाँ भी ऐसे तरीके का हो सकता है। श्रीलंका तो शायद नहीं बनना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसलिए कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अति जो है ना वो अपना अंत खुद क्रिएट करती है। धन्यवाद सर। थैंक जी, यू। आप में से और कोई सवाल करना चाहते हैं अशोक सर से? नमस्कार सर। नमस्ते सर मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। जी, बोलिए। सर मेरा सवाल ये है कि सर मेरे घर पे पिछले महीने 15 अप्रैल को चोरी हो गई थी। क्या हो गई थी? करीब चोरी हो गई थी सर। ओके ओके, चोरी हो गई हाँ, थी। हाँ जी सर। जी तो जी जी उसकी जी। मैंने 15 अप्रैल को FIR कराई, करीब 12 लाख रुपए की चोरी हुई। तो सर इसमें क्या है, मैंने पुलिस को FIR के अंदर मतलब नॉर्मली जो हुआ वो लिख के दे दिया। ओपन 16 तारीख को सुबह मेरे को पता चलता है कि हमारे कोई मिलने वाले वो घर पे आके वो ले गए, जिसके बयान भी पड़ोसी ने दिए हैं पुलिस को। और 16 तारीख को उनके बच्चे को वो लेके गए हैं पुलिस वाले और उनको वापस छोड़ देते हैं। 17 तारीख को उनको सबको बुला के उन पे कार्रवाई करते हैं और वो थाने में सर हमारे सामने हाँ कर लेते हैं कि हमसे गलती हो गई है, हम एग्री है कि चोरी हमने की, इनको सामान लौटाने के लिए। तो सर 17 तारीख को क्या है, मम्मी जी और मेरी मिसेज मेरे साथ में थी, तो हमें बोलता है कि आप जाओ उनको घर पे छोड़ के आओ, नत्तर जी वापस आप आके बातचीत करते हैं। सर मैं वापस जाता हूँ तो वहां पे ना तो वो SI मिलते हैं, ना SHO साहब मिलते हैं, ना वो चोर मिलते हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया था। अब मैं उनको फोन करता हूँ तो फोन भी नहीं पिक कर रहे। फिर रात को फोन आता है कि वो आपके घर आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे। वो सर रात को 10:30 बजे मेरे घर पे आते हैं और राजीनामे की बातचीत होती है, सारा कुछ है, मैंने फोटोग्राफ्स भी लिए थे उनके। सर वो 18 तारीख को मॉर्निंग की देने की बात होती है कि जो आपका चोरी का सामान है वो हम दे देंगे, और वो 18 तारीख को मॉर्निंग में 11 बजे वो मुकर जाते कि हमने चोरी नहीं करी। अब सर मैं तब से पुलिस के चारों तरफ घूम रहा हूँ। अब जो जांच अधिकारी था वो 19 तारीख से कंटिन्यू छुट्टी पे चल रहे थे। जो अभी पिछले महीने ये अभी गई है 19 तारीख को, वो 17 तारीख को सॉरी वापस आए हैं वो।
करीब सर 28 दिन की छुट्टी वो कंटिन्यू काट का है, जांच हमारी आगे बढ़ी नहीं। मैं एसपी और एडिशनल एसपी कमिश्नर सर के पास में भी चला गया। तो सर प्लीज इसमें कुछ मुझको सुझाव दीजिए। नेक्स्ट स्टेप, जब ऐसा हालात हो तो फिर कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी चाहिए एफआईआर के लिए। में क्या है, ये पुलिस वाले हैं तो गवाह है, तो उसको भी प्रेशराइज कर रहे हैं कि आपके बच्चे हैं, आपको वो हो जाएगा। वो लेडीज है जिसने देखा है, उसने वो पुलिस को बयान भी दे दी है। बट सर आप वहां पे अपना लोकल लॉयर से बात करो और कोर्ट में जाओ, क्रिमिनल कोर्ट में एप्लीकेशन लगाओ। फिर जब पुलिस वालों की तरफ तो भागने की एक लिमिट होती है, सीमा होती है ना, भागते ही थोड़ी रहोगे आप। सर करीब महीना भर से ऊपर हो गया है सर, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कोर्ट चले जाओ तो फिर सब क्लियर हो जाएगा। आप लोकल लॉयर से बात करके उनसे सलाह लेकर इसकी कोर्ट में चले जाओ। एफआईआर भी नहीं बनाई ना आपकी, तो अभी एफआईआर ही लॉन्च नहीं करी है उसने। हाँ, उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने एफआईआर दी थी, उस पर नॉर्मली काम किया है। वो भी मतलब एसपी ने फोन किया तब। मुझे लग रहा है आपकी एफआईआर भी नहीं लॉन्च हुई है। एफआईआर नहीं लॉन्च हुई है मेरे ख्याल से, पता नहीं मुझे। लोकल लॉयर से बात करके कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हो, क्योंकि इनकी कोई जवाबदेही है तो थोड़ी बहुत ही कोर्ट में ही है, बाकी कोई जवाबदेही नहीं है। सर वो हमें तो डांट फटकार के बाहर निकाल देते हैं, थाने में भी नहीं घुसने दे रहे अभी 4-5 रोज से। मत जाओ ना थाने, मत जाओ, कोर्ट में जाओ ना। कोर्ट वाले पूछेंगे, आपकी भी सुनेंगे, उधर उनकी भी सुनेंगे, तो रास्ता निकले, है ना। ठीक है, धन्यवाद सर। और आप में से किसी का सवाल हो अशोक सर से? ठीक है, और करते हैं। मैं बहुत देर से अपना मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है। जी सर आउट हो गया हूँ मैं। हाँ एक हाथ से मैंने पकड़ा हुआ है उसको। हाँ, टिकमनी जी, सर का एक धन्यवाद ज्ञापन, और उसके लिए टिकमनी जी को आमंत्रित करते हैं उसमें। जूम के फायदे भी हैं और जूम से गड़बड़ भी हो जाती है। जूम में मतलब जल्दी सर आपको जैसलमेर और देखना रहेगा सर, जो राजस्थान की स्थिति है उसमें चीजों का। जैसा आज सर के साथ जो बातचीत रही और जो कुछ बिंदु निकल के आए, जो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा फोकस जो सर ने बताया है वो नागरिकता वाले पक्ष को बताया है, कि जो नागरिक हैं वो अपने दायित्व को समझें, और वो एक कॉमन जो कंसेंसस जो एक बिल्ड होती है, एक ओपिनियन जो बनती है समाज के अंदर, कि वो किसी सरकार हो, कोई दल की सरकार हो, लेकिन मिनिमम मुद्दों को लेके कंसेंसस हो, कि हमारे स्वास्थ्य का जो मुद्दा है, शिक्षा का जो मुद्दा है, पुलिस सुधार का जो मुद्दा है, या जो न्यायपालिका का जो मुद्दा है, बिजली पानी के जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के हमारा एक बेसिक कंसेंसस होना चाहिए इसमें। और तभी जाकर के हम न्यायपालिका के सुधार को, या पुलिस सुधार को, या तमाम जो सुधार की हम बात कर सकते हैं और उसके बारे में सोच सकते हैं। अन्यथा ये इस मुद्दे का, या जिस तरह की पॉलिटिकल क्लास है, जिस तरीके की चीजें चल रही है, वो निरंतर जारी रहेगा। क्योंकि अभी जैसा सर ने जो बताया है, सर का एक्सपीरियंस पिछले जो लगभग 40 सालों का सर का जो एक्सपीरियंस है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का, और ये जैसा मैंने पहले भी कहा था, सर बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन जो कोई भी परिवर्तन की थोड़ी सी चाह रखता है उसके लिए सर सहज उपलब्ध है। अशोक अग्रवाल जी एक इस तरह के, जैसा रवीश ने भी बोला था, कि एक धुनी वकील हैं जो लगातार लड़ते रहते हैं। आप जब जाएंगे उनके कोर्ट के चैम्बर में दिल्ली, तो आप देखेंगे कि वहां लोगों की लाइन लगी रहती है वहां पर सर के बाहर, कि ये मेरे अस्पताल में मेरे को एडमिट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर शिक्षा को लेकर हमारे बच्चों का दाखिला नहीं है, यहाँ पर ये मुद्दा हो गया, वहाँ ये मुद्दा है। और सर लगातार उनके जरिए उनको लागू करवाना है। स्कूलों का दौरा है, अस्पतालों का दौरा है, या झुकी झोपड़ियों का लगातार दौरा है, फिर उस मुद्दे को लेके जाना है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बट मेरे कंप्यूटर ने मेरा साथ नहीं दिया। सर आज हमें ये पता चल गया कि हाँ, सर भी हमारे जैसे ही हैं, लोग सर भी। हाँ, सबकी हालत वही होती है, 19-20 का फर्क है बस। सर सर आप चाहे वो शिमला में बैठा है, चाहे वो दिल्ली में बैठा है, चाहे आपके राजस्थान में बैठा है। हाँ सर, हाँ, ज्यादा फर्क नहीं है लोगों के अंदर। हाँ
सर उसमें जरूर आएंगे। और टिकमनी जी का सर ये उनका इनविटेशन भी है, वो छिंदवाड़ा से हैं सर, भोपाल में जब भारिया ट्राइब जाती रहती हैं ठीक है में, तो कि सर को भोपाल और इधर भी आमंत्रित करना है, ठीक है कुछ दौरा करें और कुछ मुद्दों को करें। ठीक है जी, बाय बाय। ओके सर, धन्यवाद।